नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के बारे में। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये जो प्रक्षेपण यान है, ये भारी उपग्रहों को जो है भू स्थिर कक्षा तक भेजने की इसके पास क्षमता है। तो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है इसको कहा जाता है। इससे पहले जो पीएसएलवी का जो विकास हुआ है, पीएसएलवी का जो वजन उठाने की क्षमता है वो सीमित है और पीएसएलवी जो है 1425 किलोग्राम तक के वजन वाले जो उपग्रह हैं उन्हें वो भूस्थिर कक्षा तक भिजवा पाने की क्षमता उसके पास है। लेकिन यदि उपग्रह का वजन इससे अधिक होगा, 1425 किलोग्राम से यदि अधिक वजन वाले जो उपग्रह हैं, तो खासतौर पे 2000 किलो, 2500 किलो, 3000 किलो, 4000 किलो, तो इतने भारी उपग्रहों को यदि अंतरिक्ष में भेजा जाना है तो उसके लिए हमको जो है आवश्यकता पड़ती है जीएसएलवी की। और इसीलिए जो है इसरो ने जीएसएलवी का जो है विकास किया है। हालांकि काफी लंबे समय तक जो है काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जीएसएलवी के विकास के लिए। और ये जो जीएसएलवी की खास बात यही है, वजन से संबंधित। अभी तक क्या होता रहा है, जीएसएलवी का विकास जब तक नहीं हुआ है और अभी भी यदि हमको कोई 5000 किलो का या 6000 किलोग्राम का यदि उपग्रह लॉन्च करवाना है तो हमको विदेशी सहायता लेनी पड़ती है। जो विदेश स्थित या फ्रेंच गुयाना जो है वहां स्थित उपग्रह प्रक्षेपण जो यान है उनके माध्यम से हमारे भारी उपग्रह लॉन्च होते हैं। लेकिन अभी जो भारत ने ये जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी का जो सबसे उन्नत संस्करण है वो है जीएसएलवी मार्क 3। तो वो जो संस्करण है जीएसएलवी का, वो 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को जो है वो अंतरिक्ष में भेज सकता है और भू स्थिर कक्षा तक भेजे जाने के लिए वो जो स्थानांतरण कक्षा है वहां पर ट्रांसफर कर सकता है। भविष्य में ये जो जीएसएलवी है इनका जो विकास लगातार चल रहा है, तो इसरो के वैज्ञानिकों का जो है उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है कि 6000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भी ये जीएसएलवी उठा पाए। तो वो इतना अधिक जो है वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो जीएसएलवी की खास बात यही है कि ये भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा तक जो है भेज पाने की क्षमता इसके पास है। आखिर में इतनी शक्ति जो है इस जीएसएलवी के पास कहां से आती है, कैसे इतनी शक्ति आई है? इसका जो एक जो कारण छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन में। क्रायोजेनिक इंजन, देखो जीएसएलवी जो है ये 3 चरण पर आधारित उपग्रह है, उपग्रह प्रक्षेपण यान है, 3 चरण आधारित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका जो यदि हम देखें 3 चरणों पर आधारित ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका जो तीसरा चरण है वह चरण होता है क्रायोजेनिक चरण। और ये जो क्रायोजेनिक चरण होता है, इस क्रायोजेनिक चरण में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कम तापमान पर होता है, क्योंकि -253 डिग्री सेल्सियस पर द्रव हाइड्रोजन का और -183 डिग्री सेल्सियस पर द्रव ऑक्सीजन जो है वह रहती है। उस तापमान पर एक क्रिया होती है, इसलिए जो इनका इंजन है इसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और बहुत अधिक जो है ये क्रायोजेनिक इंजन थ्रस्ट प्रदान करता है, ऊपर की तरफ उत्क्षेप बल प्रदान करता है। और इसी कारण से इतने अधिक वजन वाले जो हमारे जो उपग्रह होते हैं उनको ये हमारा प्रक्षेपण यान जो है लॉन्च कर पाता है, उनको ये उठा पाता है। तो ये जो जीएसएलवी होता है ये 3 चरण वाला होता है, जबकि हमने पहले देखा है कि जो पीएसएलवी है वो पीएसएलवी में कितने चरण होते हैं? 4 चरण उस पीएसएलवी में है, जबकि जीएसएलवी में होते हैं 3 चरण। और तीसरा जो चरण है वो क्रायोजेनिक ईंधन जो है इंजन पर आधारित होता है। ये जो जीएसएलवी में भी जीएसएलवी मार्क 3 भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। ये वाला जो इमेज हमने बना रखी है, ये इमेज है जीएसएलवी मार्क 3 की। तो ये जो है भारत का सबसे जो है भारी, सबसे उन्नत प्रक्षेपण यान है। जीएसएलवी का भी विकास हुआ है और विकास के क्रम में पहले जीएसएलवी मार्क 1 बना है, फिर जीएसएलवी मार्क 2 बना है और फिर जीएसएलवी मार्क 3 बना है। तो विकास का एक क्रम है। जीएसएलवी मार्क 2 भी प्रयोग होता है और मार्क 3 जो है वो बहुत अधिक भारी उपग्रहों के लिए वह प्रयोग होता है। और जो हमारा चंद्रयान मिशन 2 था, वो चंद्रयान मिशन 2 में भी जो है जीएसएलवी का ही प्रयोग हुआ है। तो जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी मार्क 3 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ये उठा सकता है अंतरिक्ष में भेजने के लिए और भूस्थिर कक्षा तक भेज सकता है। यदि हम बात करें 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को भी ये उठा लेगा, कहां पर भेजने के लिए? ध्रुवीय कक्षा में। यदि ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को भेजना है तो 10,000 किलो, इसका मतलब है 10 टन। इसका मतलब क्या हो गया? 10
टन, तो 10 टन तक के उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में भेज सकता है, जो कि 700 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और ध्रुवीय कक्षा में भेजने के लिए स्थानांतरण कक्षा तक प्रक्षेपित करना होगा। और 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भेजा जा सकता है, कहां पर, भू स्थिर कक्षा तक वहां पर भेजा जा पाएगा। तो ये जो जीएसएलवी है, आखिर में जीएसएलवी के विकास में काफी ज्यादा बाधाएं क्यों आई, इसका कारण छुपा है इस बात में, इंजन की तकनीक में, क्योंकि जीएसएलवी में प्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन। तो देखो, एक हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो ये है हमारा कि जीएसएलवी के निर्माण में क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत को। देखो, जो जीएसएलवी है इसका जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण है क्रायोजेनिक इंजन का। क्रायोजेनिक इंजन इंजन किसका प्रयोग करता है? द्रव हाइड्रोजन का और द्रव ऑक्सीजन का। और ये क्या प्रदान करता है? अत्यधिक थ्रस्ट प्रदान करता है। अत्यधिक थ्रस्ट का मतलब होता है उत्क्षेप बल। तो ये अत्यधिक थ्रस्ट या उत्क्षेप बल प्रदान करेगा। अब मामला ये है कि ये जो तकनीक है संवेदनशील तकनीक है, और क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं ये मिसाइल बनाने के काम में भी आ सकते हैं। तो ये क्या है? संवेदनशील तकनीक है। संवेदनशील तकनीक क्यों? क्योंकि किसमें भी प्रयोग हो सकती है, क्योंकि मिसाइल निर्माण में प्रयोग हो सकती है। तो मामला है क्या? संवेदनशील तकनीक है जीएसएलवी की। अब जीएसएलवी की जो क्रायोजेनिक इंजन वाली जो तकनीक है, अब क्या है, चूंकि भारत जो है उसने सोवियत संघ के साथ समझौता किया था 1991 में कि भाई आप हमको क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक भी दो और हमको क्रायोजेनिक इंजन भी दो, इंजन भी और तकनीक भी दो। सोवियत संघ 1991 में समझौता हो गया, सोवियत संघ भी एग्री था कि ठीक है हम आपको देंगे। देखो, उस समय पर 1991 का जो दौर था, उस दौर में अमेरिका तो भारत का परम विरोधी देश था। अमेरिका क्या था? भारत का परम विरोधी। ये तो पिछले 10-15 साल के अंदर जो है, जो हम कहें सन 2000 के बाद के दौर में जो है, अमेरिका भारत का जो है मित्र देश बना है, संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा वो पाकिस्तान का पक्षधर रहा है और हमेशा भारत का विरोधी रहा है। तो सोवियत संघ 1991 में हमसे समझौता तो हो गया था, लेकिन उसके बाद सोवियत संघ का हो गया विघटन, और सोवियत संघ से छोटे छोटे बहुत सारे देश बन गए, और एक बड़ा देश जो था रशिया था। अब वो जो कंपनी थी जिसके साथ समझौता हुआ था, तो रशिया सरकार पर दबाव आ रहा था अमेरिका का, तो और रशिया उस समय पर कमजोर हो गया था। तो उस समय पर रूस जो है उसने फिर भारत को जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने की जो तकनीक है और क्रायोजेनिक इंजन ये देने से मना कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि ये जो तकनीक है ये मिसाइल बनाने में भी प्रयोग हो सकती है, और इसी आधार पर जो अमेरिका है उसने रशिया पर दबाव डालकर भारत को ये इंजन देने से जो है मना करवा दिया। अब चूंकि भारत को एक प्रकार से निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमको तो हमारा जो उपग्रह प्रक्षेपण यान का जो विकास करना है वो उसके लिए हमको बाधा आने लगी। अब लेकिन चूंकि भारत को झटका लगा वहां से, तो भारत के वैज्ञानिकों के सामने फिर एक चैलेंज आ गया कि हमको तो खुद का ही क्या बनाना है, खुद का स्वदेशी जो है क्रायोजेनिक इंजन हमको बनाना है। तो हुआ ये है कि अब जो खुद का इंजन बनाने का जो मामला आया, देखो 1991 सोवियत संघ से क्या हुआ? समझौता। सोवियत संघ से क्रायोजेनिक इंजन एवं तकनीक के लिए समझौता हुआ। तो पहली बात तो ये हो गई। अब क्या चुनौती आई? चलो एक समझौता ये हुआ, लेकिन फिर क्या हो गया? दिसंबर 1991 सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन। अच्छा, उस समय पर क्या है? अमेरिका क्या था? अमेरिका था भारत का विरोधी। अमेरिका क्या था? भारत का विरोधी रुख था अमेरिका का, और वो चाहता था कि भारत मिसाइल ना बना पाए खुद की कोई, क्योंकि उपग्रह लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यदि बनेगा तो मिसाइल प्रणाली भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि वो क्या चाहता था?
भारत का मिसाइल कार्यक्रम बंद हो। वो तो ऐसा चाहता था कि भारत ये मिसाइलें बनाना छोड़े, ना बनाए, वो शक्ति ग्रहण ना करे, ऐसा चाहता था वो। तो इसके कारण से क्या हुआ, फिर जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो रूस था, रूस ने अमेरिकी दबाव में जो है समझौता रद्द कर दिया, या मैं कह दूं कि इंजन एवं तकनीक देने से मना कर दिया। इंजन एवं तकनीक देने से मना कर दिया। तो ये बात हो गई। अब भारत के जो वैज्ञानिक थे उनके आगे समस्या आ गई। अब भारत के वैज्ञानिकों ने लिया चुनौती के रूप में। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक चुनौती मान लिया कि भैया अब तो हमको कुछ करके दिखाना है, खुद का इंजन खुद से बनाना है। तो भारतीय जो हमारे वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, चुनौती के रूप में स्वीकार किया और स्वयं का इंजन बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाना प्रारंभ कर दिया। चलो ये बात तो अच्छी हुई, लेकिन अब क्या हुआ है, लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन बनाना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, फिर उनकी क्रिया होनी है, बहुत कम तापमान पे रखना है, फिर जब क्रिया होगी तो बहुत अधिक तापमान उत्पन्न होगा। एक तरफ तो इतने कम तापमान पे रहेंगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरी तरफ बहुत अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, तो काफी चुनौतियां थी इसमें। तो इसमें काफी जो है असफलताएं मिलती रही, या लंबा समय लग रहा था। तो इंजन बनाने में क्या लग रहा था, लंबा समय लग रहा था। अब आ गया वर्ष 2000, ठीक है, वर्ष 2000 आ गया। वर्ष 2000 आते आते क्या हुआ है, जो रशिया था, रशिया में जो है पुतिन, जिसे आजकल भी आप देखते हो पुतिन ही वहां पे मेन है, तो उनका सब एक दौर आ गया था और भारत के साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाहते थे और अमेरिका से जो है, अमेरिका के दबाव को वो मना करने लगे। तो उस समय पर रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक जो है इंजन देना स्वीकार कर लिया कि हम आपको बने बनाए रेडीमेड इंजन दे देंगे, क्रायोजेनिक इंजन, तकनीक नहीं देंगे, इंजन दे देंगे। तो वर्ष 2000 के आसपास क्या हो गया, जो रूस है, रूस क्रायोजेनिक इंजन देने पर राजी हो गया। रूस क्रायोजेनिक इंजन देने पर सहमत हो गया, ठीक है। अब जब रूस सहमत हो गया इंजन देने पर, तो फिर भारत में क्या हुआ, एक हम अपना इंजन तो बना ही रहे थे, तो जब रूस सहमत हो गया तो हमने क्या किया है, तो अब इसका मतलब है कि जब रूस से बना बनाया इंजन मिल रहा है, तो हमने उस बने बनाए इंजन के माध्यम से अपना खुद का जीएसएलवी बना लिया। सबसे पहले तो हमने जो खुद का जीएसएलवी बनाया है, उसमें कौन सा इंजन यूज किया है, रूस वाला इंजन यूज किया है। तो अब क्या हुआ है कि 2001 में रूसी क्रायोजेनिक इंजन वाले जीएसएलवी मार्क 1 का प्रक्षेपण हुआ। तो आप देखोगे कि जीएसएलवी मार्क 1 कौन सा है, जीएसएलवी मार्क 1। ये जीएसएलवी मार्क 1 वो है, जीएसएलवी मार्क 1 वो है जिसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगा है वो किसका है, वो रूस वाला इंजन है। तो रूसी क्रायोजेनिक इंजन वाला ये है जीएसएलवी मार्क 1। और इसका जो तीसरा चरण है वही क्या होगा, वही तीसरा चरण रूसी इंजन वाला है, रूसी इंजन लगा इसमें। और ये जो है 1500 किलोग्राम तक के उपग्रह उठाने में सक्षम है, उपग्रह ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई सक्षम, तो एक बात तो ये हो गई है कि भारत ने बना लिया जीएसएलवी मार्क 1,
और जीएसएलवी मार्क 1 वो है जिसमें लगा है रूसी क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यदि रूसी क्रायोजेनिक इंजन बन गया है तो भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाना छोड़ देंगे। भाई रूस से हमको इंजन मिल गया बना बनाया, भैया बना बनाया इंजन तो मिल गया, लेकिन उन्होंने तकनीक कोई नहीं दी कि तुम अपना खुद का इंजन बना सको। उनसे तकनीक लेकर हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहे, और भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे। किस बात के लिए? भारत के वैज्ञानिक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। तो जीएसएलवी मार्क 2 क्या होगा? ये है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला जीएसएलवी। तो जीएसएलवी मार्क 2 ये कौन सा जीएसएलवी है? जो कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित है। अब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाने में बन गया, काफी चुनौतियां आई है इसमें। देखो, भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेशी इंजन जो बनाना था, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, इसमें क्या आ रही थी? लगातार असफलताएं मिल रही थी, लगातार असफलताएं मिल रही थी। ठीक है, प्रक्षेपण असफल भी हो रहे थे, प्रक्षेपण असफल भी हो रहे थे। जैसे कि 2010 में हमने जो है पहला प्रक्षेपण, फर्स्ट प्रक्षेपण स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का, या हम कहें कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रक्षेपण किया 2010 में, वो असफल हो गया। 2010 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन असफल प्रक्षेपण, और इसी दौरान रूसी क्रायोजेनिक इंजन वाला प्रक्षेपण भी असफल हुआ था। तो बड़ी चुनौतियां भारत के वैज्ञानिकों के आगे थी। अंत में क्या हुआ है? अंत में 5 जनवरी 2014 जीएसएलवी मार्क 2 सफल प्रक्षेपण हुआ है, प्रथम सफल प्रक्षेपण। इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है प्रथम सफल प्रक्षेपण। तो ये जो प्रथम सफल प्रक्षेपण हुआ है, इस समय पर ये दौर आते आते अब जो भारत है वो काफी उसकी शक्ति बढ़ गई। भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। भारत की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा में क्या हुई है? वृद्धि हुई कि हाँ भैया, आखिर में आपने खुद का इंजन अपना बना लिया। पहले इंजन हमने बनाए, दिक्कतें आ रही थी। क्या होता था कि ऐसा भी हुआ कि इंजन बना लिया है, लॉन्च करना है, और लॉन्च करने से जैसे होता है ना 10, 9, 8, 7 इतने सेकंड पे रोक दिया, बीच पहले ही रोक दिया, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमको लग रही है। फिर अगली बार ट्राई किया, फिर वो गया ऊपर जाके, फिर वो ब्लास्ट हो गया थोड़ा सा ऊपर जाते ही। तो इस तरीके की चुनौतियां वहां पर आई, और ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों की वजह से ही ये जो आखिर में 2014 में सफल हो गया, उसके बाद से फिर जो है ये लगातार फिर सफल होता रहा है। तो ये 2014 में एक बार सफलता मिलने के बाद ये लगातार जो है ये सफल होता रहा है। तो आप देखोगे 2014 के बाद लगातार सफलता मिली है, और इसको फिर एक नाम भी है मैं बताऊंगा। 2014 में प्रथम सफल प्रक्षेपण के बाद लगातार इसको क्या मिली है? फिर सफलता, लगातार सफलता मिल रही है। अच्छा, इसको क्या कह दिया गया है? जीएसएलवी MK2, इसको कह दिया गया है इसरो का नोटी बॉय। इसरो का नोटी बॉय। नोटी बॉय को क्यों कह दिया? शैतान लड़का, शैतानी कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बार बार गड़बड़ियां कर रहा है। तो जीएसएलवी मार्क 2 नोटी बॉय भी इसको कह दिया गया। और लेकिन ये जो जीएसएलवी था, ये भी अभी ऐसा नहीं है, ये भी सिर्फ 2000 किलोग्राम के आसपास तक के उपग्रह को ही ले जा सकता था। इसके साथ साथ अब एक बार सफलता मिली है ना, देखो हकीकत ये है कि एक बार सफलता मिलती है तो वो सफलता इतना आत्मविश्वास बढ़ाती है कि और भी फिर आगे सफलताएं मिलने लगती हैं। तो इसके बाद जो है जीएसएलवी मार्क 3 का जो है विकास करने लगे हमारे वैज्ञानिक। काम पहले से ही चल रहा था, और फिर जीएसएलवी मार्क 3 बना दिया। और जो जीएसएलवी मार्क 3 है वो जो है वो भी बिल्कुल सफल रहा है। इसकी खास बात क्या है जीएसएलवी मार्क 3 की?
GSLV मार्क 3, इसकी खास बात क्या है? स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला है ये भी। देखो हमने कब तक रूस के भरोसे रहेंगे भैया? रूस से शुरू में ले लिया, बना लिया, चला लिया, अब तो खुद के ही बनाने पड़ेंगे ना। वैसे ही हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं हर चीज में, तो ये भी क्या है? स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारी भरकम GSLV है। भारी भरकम GSLV स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, भारी भरकम GSLV है। 640 टन का वजन है, 640 टन का इसका क्या है? भार है। 43.43 मीटर ऊंचा है, लगभग 5 मीटर व्यास है। जैसे चौड़ाई देखेंगे नीचे की साइड में, इसमें दो बड़े बूस्टर भी लगे हैं, 2 बड़े बूस्टर। ये नीचे की तरफ है, देखो ये बीच वाला मेन जो है हमारा यान, और साइड में ये क्या लगे हुए हैं? ये है बूस्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? बूस्टर। 2 बड़े बूस्टर भी लगे हैं। और ये जो है जितने भी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं 3 चरण वाले होते हैं। और GSLV मार्क 3 की खास बात क्या है? इसका जो तीसरा चरण है, क्रायोजेनिक इंजन तो है ही, GSLV मार्क 3 क्रायोजेनिक इंजन वाला तीसरा चरण है। अच्छा, इसमें खास बात यह है, ये बड़े बड़े बूस्टर इसके लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि इसके जो ये है, यहां पर है तीसरा चरण, ये है थर्ड चरण। इसके जो शुरू के ये दोनों चरण है ना, ये दोनों चरण है इसके द्रव। ये दोनों चरण कैसे हैं? द्रव। और कौन सा इंजन है? विकास इंजन। और विकास इंजन बता दो नाम कहां पे आया था? PSLV में जो विकास इंजन है, वही विकास इंजन यहां पर भी लगा है, PSLV में भी है। PSLV में भी जो है कौन सा इंजन है? विकास इंजन। किस पर आधारित है? द्रव ईंधन पर आधारित है। तो तीसरा चरण है क्रायोजेनिक GSLV मार्क 3 का। अब ये जो GSLV मार्क 3 है, ये क्या कर सकता है? ये 4000 किलोग्राम भार के जो उपग्रह हैं, इसको कहां भेज सकता है? भूतुल्यकारी स्थानांतरण कक्षा। इसका मतलब है कि जब हमको कहां पे भेजना है? जब हमको भेजना है या तो भूस्थिर कक्षा में भेजना है, 36,000 किलोमीटर की तरफ भेजना है, तो इतने भारी उपग्रहों को यदि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना है, तो हमारा ये वाला GSLV वहां पर क्या आएगा? काम आएगा, GSLV मार्क 3। इसके साथ साथ क्या कर सकता है? जो 10,000 किलोग्राम है, 10,000 किलोग्राम तक कहां पे भेज सकता है? 10,000 किलोग्राम तक भेज सकता है ध्रुवीय कक्षा में। तो ध्रुवीय कक्षा में 10,000 किलोग्राम तक, और उससे ज्यादा को भेज सकता है भूतुल्यकालिक जो कक्षा है, भू स्थिर उपग्रह है, वहां तक लॉन्च करने के लिए भेज सकता है। तो GSLV मार्क 3, और ये जो GSLV मार्क 3 है, इसको क्या कह दिया गया है? देखो, इसे कह दिया गया है इसरो का बाहुबली। आम भाषा में बोल दिया गया इसरो का बाहुबली, या इसरो का फैट बॉय। इसको क्या कह दिया? इसरो का बाहुबली या इसरो का फैट बॉय। क्या ले जा सकता है? बड़े बड़े भारी भारी उपग्रहों को ले जा सकता है। भविष्य में आगे जो भविष्य है, भविष्य में 6,000 किलोग्राम को भी कहां पर हम भेज सकेंगे? भू स्थिर कक्षा में, इसके माध्यम से 6,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को भी भू स्थिर कक्षा में GSLV के द्वारा भेजा जा सकेगा। जैसे यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये एक तरीके से रेल जो ट्रेन का ट्रैक होता है वैसे ही है, जहां पर इसका निर्माण हो रहा है, वहां से ट्रैक के माध्यम से इसको यहाँ तक ले आएंगे। आगे जो है जहां पर लॉन्च करना है वहां तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो GSLV मार्क 3। तो आपने देखा GSLV में GSLV मार्क 1 रूसी क्रायोजेनिक इंजन वाला, GSLV मार्क 2 हमारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला, और GSLV मार्क 3 ये जो है हमारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला है, लेकिन बहुत ही भारी है, बड़ा है। इसका जो प्रथम सफल जो लॉन्च हुआ है, वो हुआ है 2017 में। अब देखोगे 2017, यहां पर सबसे पहली खास बात यह है, क्रम से देखते हैं। एक नंबर पे है, यहां पर हुआ है सफल जो है एक प्रायोगिक परीक्षण हुआ है। सबसे पहले ये GSLV मार्क 3 की बात कर रहे हैं, GSLV मार्क 3। इसका पहला तो ये हुआ है प्रायोगिक
लॉन्च, और इसको फिर उस समय पर बोला गया था लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, और LVM-3 बोला गया उस समय पर, 2014 में लॉन्च हुआ। फिर ये है हमारा प्रथम जो है कार्यकारी प्रक्षेपण। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2017 में, जून 2017 में GSLV मार्क 3 की पहली कार्यकारी उड़ान हुई है। प्रथम सफल जो एक कार्यकारी रूप में हुआ है, पहले तो एक्सपेरिमेंटल था, तो पहली जो सफल उड़ान हुई है वो हुई है 2017 में। और GSAT-19 जो हमारा एक उपग्रह है उसको फिर अंतरिक्ष में जो है भेजा गया, इसको भेजा गया भूस्थिर कक्षा में, भूस्थिर कक्षा GSAT-19 को। फिर जो है GSLV मार्क 3, यहां पे था GSLV मार्क 3 D1, फिर GSLV मार्क 3 D2। 2018 में GSAT-29 को भेजा गया है। और फिर आप देखोगे बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2019 की ही बात है, चंद्रयान 2 का जो मिशन है 22 जुलाई 2019 को, और GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा भेजा गया। तो फिर आप देखते हो तो GSLV मार्क 3 कैसा है, ये हमारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला ही है, और बाहुबली है, फैट बॉय है, बहुत ही ज्यादा जो है मजबूत है, शानदार हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये जो पॉइंट है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको याद रखना है GSLV के बारे में। खास बातें GSLV की सारी याद रखनी है। इसमें हमारा एक पॉइंट और आएगा, वो रहेगा क्रायोजेनिक इंजन का, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन की क्या तकनीक होती है और क्या चुनौतियां होती हैं, इसको भी हमको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये क्रायो है, ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है, बर्फ जैसा ताप, या हम कह सकते हैं कम ताप। ठीक है, और एक पॉइंट हमको मालूम है कि क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता क्यों है। तीसरा चरण जो है, जो हमारे GSLV का, वहां पे क्रायोजेनिक इंजन चाहिए, और जो बड़े बड़े भारी उपग्रह हैं उनको यदि लॉन्च करना है तो हमको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। तो क्रायोजेनिक इंजन में क्या होगा, इसमें जो ईंधन है, ईंधन के रूप में देखो क्या है, ईंधन के रूप में एक तो है द्रव हाइड्रोजन, और द्रव हाइड्रोजन जो होती है वो होती है -253 डिग्री सेल्सियस पर। फिर दूसरी तरफ ईंधन के रूप में है द्रव ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन होती है -183 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये रहेगा ईंधन, और ये जो ईंधन है, इस ईंधन की जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, H2 और O2, जब इनकी क्रिया होगी तो बनेगा तो क्या, जल, क्या बनेगा, जल, H2 और O2 से जल बनेगा। और अत्यधिक क्या निकलेगी यहां पर, ऊष्मा, अत्यधिक ऊर्जा निकलेगी। इसीलिए क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन का प्रति इकाई द्रव्यमान, हाइड्रोजन का प्रति इकाई द्रव्यमान क्या देता है, सर्वाधिक उत्क्षेप देता है। सबसे ज्यादा जो ऊपर की तरफ बल जो लग रहा है वो हाइड्रोजन का प्रति इकाई द्रव्यमान देता है अन्य ईंधनों की तुलना में। यहां पर एक तो ये चुनौती किस बात की थी, हमने देखा था ना कि हमारे को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में काफी समय लगा, तो चुनौती क्या थी यहां पर, चुनौती क्या है, देखो एक तरफ तो है, जैसे मान लो ये है हमारा, यहां है द्रव हाइड्रोजन, ये इंजन का इमेज हम देख रहे हैं, इसमें द्रव हाइड्रोजन है और द्रव ऑक्सीजन है, और ताप क्या है, -253 भी है और माइनस जो है 183 भी है। दूसरी तरफ यान के बाहर, यान के, यहां हम कहें इंजन के बाहर, भाई अंतरिक्ष में जाएगा तो इंजन के बाहर की तरफ का जो तापमान है ना वो कितना हो जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरफ अंदर की साइड में, अंदर जो क्रियाएं जहां पर होंगी वहां पर तो है इतना माइनस में तापमान, तापमान क्या है माइनस में, और बाहर क्या है इतना ज्यादा, इसीलिए विशेष मिश्र धातु की आवश्यकता होती है, जिसमें इनको भरेंगे हम, विशेष मिश्र धातु वाले टैंक की आवश्यकता है। एक तो स्पेशल टैंक बने
इनके अंदर हम जो है इनको भर पाए। दूसरा, नियंत्रित रूप से अभिक्रिया करवाने की चुनौती होती है, कि जो क्रिया होनी है वो भी नियंत्रित रूप से हो, जैसे जैसे हमको चाहिए उसी हिसाब से हो। तो बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो इस क्रायोजेनिक इंजन में होती हैं, इस क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में। और भारत के वैज्ञानिकों ने है जो अपना स्वयं का जो है क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, और हमारा जीएसएलवी जो मार्क 2 है और जो जीएसएलवी मार्क 3 है, ये दोनों ही हमारे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित है। और जो है इसकी जो धातु है, स्पेशल टाइप के स्टील होते हैं, स्पेशल मिश्र धातुएं होती हैं, उनके बने हुए ये टैंक होते हैं। और यही सारी चुनौतियां क्रायोजेनिक इंजन में जो है वैज्ञानिकों को सामना करनी पड़ी है। उन्होंने इससे निजात पाया है। लगातार रिसर्च और भी चल रही है ताकि इस तकनीक का और ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। और ये भी प्रयास है कि क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक का प्रयोग जो है मिसाइलों में भी हो सके भविष्य में, ताकि हमारी भारत की जो मिसाइलें हैं वो 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, इतनी अधिक लंबी रेंज वाली वो मिसाइलें हो पाएंगी। तो इसलिए इस तकनीक का लगातार जो है आगे से आगे शोध इस पे लगातार चल रहा है। तो हमने इस लेक्चर में जीएसएलवी के बारे में डिस्कस किया है। भारत के और कौन से जो है जो लॉन्च व्हीकल हैं जो कि उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।